बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। ईरान और अमेरिका के दरमियान अब ये जो जंग का दूसरा मरहला है, इसमें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़श्ता रात अमेरिका ने तकरीबन 5 घंटों तक ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी की, जिसके जवाब में ईरान ने भी इस खित्ते में अमेरिका के मुख्तलिफ अहदाफ को ठीक ठाक निशाना बनाया, वहां पर उनको नुकसान पहुंचाया। प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे कि अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है दोबारा जंग का, ये इसी तरह शदीद होता जाएगा और दोबारा एक बड़ी जंग दोनों ममालिक के दरमियान होगी, या मुस्तकबिल करीब में ये दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर चीज़ों को पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे, भारत ने गुज़श्ता साल की पाक भारत जंग में इबरतनाक शिकस्त हासिल करने के बाद अपनी डिफेंस बजट, तो खैर उनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन उन्होंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बहुत ज्यादा इजाफा किया है। पहले फ्रांस के साथ तकरीबन 40 अरब डॉलर की 114 रफाल्स की डील, उसके बाद एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप के लिए जो उन्होंने 3 अरब डॉलर्स जो हैं वो उसके लिए अप्रूव किए। अब भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको भारत के वजीर दिफा हेड करते हैं, उन्होंने तकरीबन 52,000 करोड़ भारतीय रुपए, जो तकरीबन 5.5 अरब डॉलर्स बनते हैं, वो अप्रूव किए हैं भारत की तीनों फोर्सेस के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथियारों की परचेज के लिए, और कुछ को खुद वो भारत प्रोड्यूस करने जा रहा है। तो पाकिस्तान इस सारे मामले को कैसे देख रहा है, इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर ऑपरेशन सोबान में 5 जुलाई से अभी तक पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से जो दहशतगर्दों का कला कमा करने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें 120 से जायद खारजी उनको जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। यह सिलसिला जो है ये कब तक आगे बढ़ेगा, क्योंकि अप्रोच बहुत क्लियर है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन अब जारी रहेगा। प्रोग्राम में इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। पहले इस समय मेरे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब, पाकिस्तान नेवी के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, हम चंद रोज पहले तक तो ये तवक्को थी हमें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अब चीजें पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ेंगी और जंगबंदी के बाद अब पूरी दुनिया जो है वो इस खित्ते में अमन देखेगी, लेकिन अभी फिर जो मसला शुरू हो गया है, कल सेंटकॉम के मुताबिक 5 घंटे तक ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी की गई है, और मजीद वो अब कह रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो बॉम्बिंग करेंगे अब ईरान पर। तो आपको ये मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपको मुझे प्रोग्राम पे लेने का। यकीनी तौर पे बड़ी गंभीर सिचुएशन है और पिछले तकरीबन 3-4 दिन से ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको पहले तो इस हवाले से देखना है कि सिचुएशन यहाँ तक पहुंची क्यों, जब अगर हम ये समझते हैं कि 17-18 को MOU जून को साइन हो गया था और 22 तारीख को फिर ये जो बातचीत भी स्टार्ट हो गई थी, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में इन चीज़ों को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहली चीज़ मेरे ख्याल में तो ये है कि जो 14 नुकात पे जो बात हुई थी, उसके अंदर जब ये टेक्निकल बातचीत शुरू हुई है, तो उसके अंदर प्रायोरिटी के ऊपर सबसे पहला मसला तो प्रायोरिटी के ऊपर आया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अगर आप देखें तो ईरान का जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक लेवर है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। बिल्कुल ठीक। तो वो अपने तमाम बाकी जो बातें जिनके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, एक तो न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत को वो थोड़ा सा तरीके से बात करना चाहता है। दूसरा ये है कि जो उसकी डिस्ट्रक्शन हुई है उसके हवाले से उसको ही नीड्स मनी, और उसके लिए सैंक्शंस को उठाना था, उसके लिए जो इनके एसेट्स फ्रीज हुए थे उसके ऊपर इन्होंने अनफ्रीज करना था, जिसमें 6 बिलियन को अपफ्रंट दिया जाना था, उसके बाद 6 बाद में और देने थे। और इसी हवाले से कतर में जो बातचीत थी वो ये इसी हवाले से चल रही थी जी। और दूसरा पहलू उसका ये था कि उसमें इन्हें तकरीबन 300 बिलियन जो उन्हीं वो उनकी पेमेंट होनी थी। तो ये सारी वो बातें जिनके अंदर बड़ी अच्छे तरीके से बातचीत हो रही थी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि जो पहला पॉइंट था कि तमाम फ्रंट्स पे वॉर को ख़त्म किया जाना चाहिए, तो वो डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका का एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हुआ था लेबनान का, इजराइल का और ईरान और USA का, कि ये तमाम फ्रंट्स पे जो है इसको ख़त्म किया जाएगा वॉर को। वो ख़त्म नहीं हुई। इजराइल आपने देखा कि उसके बाद भी
ये चीजें जारी रही। जी। तो अब ईरान के लिए प्रॉब्लम ये था कि ईरान ऑलरेडी देखें 3 दफा जो है वो बदएतमादी की फजा अमेरिका की तरफ से देख चुका है। हम्म। तो उनके हवाले से अब ये उनके लिए एक सर्वाइवल की जंग है, जिसके अंदर जाहिर बात है कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर देखा जाए तो वो उसको रेगुलेट करना चाहता है जब तक कि ये मुआहदा किसी एक शक्ल में नहीं आ जाता। और लेकिन यही सर वो चीज ऐसे है। ऐसे सर मुआहदा किसी शक्ल में कैसे जाएगा जब दोनों जानिब से चले। अच्छी चीज ये थी कि पॉजिटिव नोट पर डिस्कशन का एटलीस्ट आगाज हो गया। अब तो दोबारा बातें हो रही कि वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ वो भी खत्म है, सीज फायर तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो ऐसे माहौल में फिर दोबारा किस तरह, मतलब ईरान कैसे मेक श्योर करेगा कि वो मैक्सिमम गेन करे यहाँ पे, जब ईरान की जानिब से अभी आबने हरमुज पे जो है वो जहाजों पर हमला किया जाता है और उसके बाद मामला यहाँ तक पहुंच गया। देखिए, ईरान ने ये पहले, मैं इसी तरफ आ रहा था कि ईरान ने क्यों किया। ईरान ने इसलिए किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से देखें, जो अंदर 13 अमेरिकन बेसिस थे जो कि ईरान ने तबाह कर दिए। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ये सेटबैक हुआ है कि जो 50 साल मुआहदा गल्फ कंट्रीज के साथ अमेरिका का था कि वो उनको दिफाई जरूरियात को पूरा करेगा, तो वो सारा का सारा तो एक साइड पे हो गया। और अब अमेरिका देख रहा है कि ईरान की वजह से ये सारा गल्फ का जो दिफाई निज़ाम है वो एक नई शेप ले रहा है, जिसमें कि अमेरिका को माइनस किया जा रहा है। तो उस हवाले से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रोल यही था कि अमेरिका, अगर आप देखें तो उन्होंने पुश करने की कोशिश की साउथ ऑफ ये जो साउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है जो कि ओमान की उसमें आता है, टेरिटोरियल वाटर्स में, उसके थ्रू वो अपने शिप्स को ले जाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके थ्रू वॉर मशीनरी, एम्युनिशंस और ये सारी चीजें रीलोड की जाए इन बेसिस के ऊपर। और जो कि ईरान अपनी सालमियत के हिसाब से देखता है कि अगर ये दोबारा रीलोड हो जाते हैं सारे बेसिस, तो ये दोबारा से एक नया कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो अभी जो अमेरिका की पोजीशन है, अमेरिका अभी बहुत दूर से खड़े होके ये सारा काम कर रहा है, इसलिए कि ना उसके पास बेसिस है, ना उसके एयरक्राफ्ट इतने दूर जाके उड़ के जा सकते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी नजदीक नहीं आ सकते। जी। तो ये जो अभी पिन प्रिक्स हो रही है, ये मेरे ख्याल में तो एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं। नहीं तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में दोबारा ये दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज पर बैठे होंगे? जी यकीनन। मैं तो ये समझता हूँ कि अभी देखें, लॉजिकली ये वॉर आगे नहीं जा सकती है जिस तरीके से चल रही है। और इसमें आप देखें, अमेरिका का तकरीबन पर डे 2 से 3 बिलियन का इसका नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी इतनी स्टेबल नहीं है। तो अमेरिका ये सस्टेन कर ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में तो ये जो अभी शुरू किया गया काम, ये अपनी इंटरनल फ्रंट भी को भी देखें कि अमेरिका में इस वक्त जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी रेटिंग्स बहुत लो जा रही हैं। तो मिड टर्म इलेक्शंस के लिए भी उनको कुछ ना कुछ करना है। उस हवाले से वाली बात तो सर हमने पहले भी बड़ी दफा डिस्कस की और हमें लगा था कि जब ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था तो उसमें जो एक प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप पर वो मिड टर्म्स का था। अभी जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आ रही हैं, मतलब अब एमओयू में इससे मजीद तो कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती, जो ऑलरेडी चीज़ें ऐड हो गई हैं, इससे ज़्यादा तो वो कुछ गेन कर नहीं सकते थे। तो फिर अभी के ये जो हमले हैं, इनको फिर अब कैसे मिड टर्म्स के प्रेशर के साथ रिलेट करेंगे सर? अभी तो देखिए, मेरे ख्याल में इसमें इजराइल थोड़ा सा प्रिवेल कर गया, या इजराइल की लॉबी प्रिवेल कर गई है, जिनके लिए चूंकि पहला इलेक्शन तो आ रहा है इजराइल का सितंबर में या अक्टूबर में डेट्स उन्होंने जी अक्टूबर में उन्होंने फाइनलाइज की है। तो उस हवाले से वहां पे नेतन्याहू की भी देखें तो रेटिंग्स बहुत नीचे चली गई हैं, बिकॉज अभी ये जितना भी ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें वहां पे भी ऑपोजिशन ने बहुत सख्त सवालात उठाए हैं नेतन्याहू के लिए कि उन्होंने इजराइल को सेफ करने के बजाय अनसेफ कर दिया। तो उस हवाले से उनके लिए भी साउथ ऑफ लेबनान को छोड़ना इस वक्त एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इसी वजह से वो वहां से निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि दिस इज द ओनली गेन विच इजराइल हैज टेकन ड्यूरिंग दिस वॉर। तो ये इस हवाले से मैं भी देखता हूँ कि नो पीस नो वॉर की जो सिचुएशन है, ये इजराइल को भी सूट करती है, ताकि ये चलती रहे और इसमें इनके इलेक्शंस हो जाए। शायद उसमें नेतन्याहू जो है वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर लें अपने इलेक्शंस के लिए। लेकिन सर, नेतन्याहू की बेहतर इलेक्शंस परफॉर्मेंस के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो सियासी करियर है उसको उन्होंने दांव पे लगा दिया।
अब ये एक मैं समझता हूँ कैच 22 की सिचुएशन है, जिसमें कि दोनों ऐसे आपस में बैलेंस आउट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ वहां पे भी ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पे भी ठीक हो जाए, आपको बिकॉज आप आपको वो ठीक देखें होता दिखाई दे रहा है सर? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा होगा। ये मेरे ख्याल में तो ये खाम ख्याली है, जो ऑलरेडी डैमेज होना था वो हो चुका दोनों साइडों पे। तो मेरे ख्याल में तो अभी जो बातें अमेरिका में नजर आ रही हैं वो जेडी वैंस के हवाले से आ रही हैं कि इसके जो सक्सेसर हैं जेडी वैंस होंगे। और इस तरीके से तो वहां पे जो बहस चल रही है रिपब्लिकन्स में वो मेरे ख्याल में ट्रम्प इज गोइंग टू बी आउट, और नेतन्याहू तो डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू कम बैक। अच्छा सर, अभी ईरान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? आपने दुरुस्त फरमाया कि अमेरिका का रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 अरब डॉलर का एक्सपेंस है। फिर अभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, मिडल ईस्ट में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अमेरिकन सोल्जर्स के लिए इस एनवायरनमेंट में इस तरह जंग लड़ना वो भी खासा मुश्किल है। ईरान भी मैक्सिमम कोशिश कर रहा है कि उनको रेजिस्ट करे, उनको अटैक करके उनको डिस्टर्ब करे, लेकिन मीनवाइल ईरान का भी बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों उनके फौजी अहदाफ को अमेरिका निशाना बना रहा है, तो डैमेज तो दोनों अतराफ में है। ऐसे में अगर ये जंग मजीद 5, 10, 15 रोज इसी तरह जारी रहती है, तो आपको लगता है कि ईरान की भी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाएगी? क्योंकि अब तो नाकाबंदी भी दोबारा अमेरिका ने लगा दी, जो तेल की फरोख्त पर जो आयत पाबंदी हटाई गई थी वो भी दोबारा लग गई है, तो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी ईरान को चैलेंजेस का सामना है। देखें, ईरान में आप ये समझने की कोशिश करें कि ईरान जो है उसमें एक तो उनका जो सिविलाइजेशनल प्राइड है उस हवाले से अभी देखें, जब शहीद अली खामनाई साहब की शहादत के बाद उनका जनाजा हुआ है, तो उसमें बड़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग उसमें जो अपीयरेंसेस हुई हैं। और ना सिर्फ ईरान की, बहुत से दीगर ममालिक से भी मंदोबीन आए हैं जिन्होंने वहां आके अपनी रिस्पेक्ट्स पे की हैं। तो उस हवाले से यकजहती के हवाले से देखें तो कौम बहुत यकजहती के साथ अपनी खड़ी हुई है अपनी लीडरशिप के साथ। नंबर वन। नंबर टू, ईरान को देखें सर्वाइवेबिलिटी है उसकी इसमें कि वो इस चीज को अपने हक में इस्तेमाल करे। ठीक है, नुकसान उनका हो रहा है। आप देखें, ये तो 1960 से इनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं और कई दफा इन पे हमले हो चुके हैं सॉरी, लेकिन ये है कि ईरान अपने आप को इसमें निकाल निकाल के ले आया। तो अब भी ईरान के पास जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स में एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तो बात होती है, लेकिन टाइम भी इनके हाथ में है। ईरान जो है वो ज्यादा पेन ले सकता है। अब देखें, अब तक तकरीबन 4,000 के करीब इनकी शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन ये है कि उसको कंपेयर करें अमेरिका के हिसाब से तो ईरान हैज टेकन लॉट ऑफ बीटिंग। लेकिन स्टिल अमेरिका ईरान से थिंक्स के इसको अगर प्रोलॉन्ग करना है तो दे आर विलिंग टू डू दैट। इसीलिए आप देखें, अल नसर 2 उन्होंने अपना जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जी। विच इज जो उसको वो आगे लेंथी करने की मूड में है। तो ये अमेरिका के फेवर में नहीं जाता कि इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो मेरे ख्याल में अमेरिका विल हैव टू कम बैक ऑन द टेबल और दोबारा उसको डायलॉग को दोबारा शुरू करना अच्छा, पड़ेगा। वैसे सर समटाइम इस तरह की सिचुएशन में आपकी कोशिश तो यही होती है ना उन ममालिक की जो जंग में होते हैं कि वो अपने दुश्मनों में इजाफा ना करें, अपने दोस्तों में इजाफा करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 40 रोज़ा जंग पहले हुई 28 फरवरी से जिसका आगाज़ हुआ, उसमें ईरान समहाउ उसकी कोशिश ये रही कि वो ओमान को हिट ना करे। इन स्ट्राइक्स में हम देख रहे हैं कि ईरान ने ओमान को भी हिट किया। फिर कतर के साथ तो बराह रास्त इनके मुज़ाकरात हो रहे थे, कतर भी बतौर सालिस से सारे मामले का हिस्सा बन चुका था, तो कतर को भी इन्होंने हिट किया। तो ये आपको नहीं लगता कि इस रीजन में वो ममालिक जिन्होंने इस 40 रोज़ा जंग के बाद कोशिश की कि हमारे ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, ईरान के इन स्ट्राइक्स के बाद फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी, उनके साथ चीज़ों को मामलात को बेहतर करना फिर मुश्किल हो जाएगा? अच्छा हैदर, इसको इस तरीके से देखें कि ईरान हमेशा जो बात करता है कि उसने अमेरिकन अड्डों को हिट किया। ठीक है, सॉवरेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन मुल्कों में ये अड्डे बने हुए हैं, लेकिन ईरान ने हमेशा ये बात की है कि वो अमेरिकन जो उनके मिलिट्री आदाफ हैं उनको वो लेके चल रहा है। तो उस हवाले से बड़ी क्लैरिटी है ईरान को कि ईरान ने कभी देखिए, इसी वजह से वहां पे कैजुअलिटीज सिविलियंस नहीं होती। तो ये इस तरीके से भी इसको देखना चाहिए कि जो कुछ भी अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है वो ही ईरान करता है सारे उसके अंदर। आपकी बात सही है कि इसमें अभी इन कंट्रीज की तरफ से मज़ामती बयानात जरूर आते हैं,
लेकिन एक लिहाज से ये भी है कि अमेरिका को इस एरिया से डाइल्यूट किया जा रहा है एक सिस्टमैटिक वे में। बिल्कुल ठीक सर, मेरे साथ रहिएगा, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है नाज़रीन। मेरे रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 52,000 करोड़ की डिफेंस प्रोक्योरमेंट की जो है वो इजाज़त दी है, अप्रूवल दी है। इसके अलावा भारत की जो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से पॉलिसी थी उसमें एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है। 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भारत ने पीस टाइम में डिप्लॉय किए हैं। इसका मकसद क्या है और इसके इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान पर क्या होंगे, इसको डिस्कस करेंगे। कहीं ना जाएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान नेवी के साबिक डेप्यूटी सरबरा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के साबिक सदर वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह वो चेयर करते हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने 52,000 करोड़ की डिफेंस प्रोक्योरमेंट की अप्रूवल दी है, जिसमें वो तीनों फोर्सेस के लिए अब कुछ नई चीज़ों के हवाले से भारत जो है वो खरीदने जा रहा है कुछ चीज़ें, और ख़ुद कुछ प्रोड्यूस करने के हवाले से प्लान कर रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता साल की पाक भारत जंग में जब पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद एक बड़ा इनका मुआहदा फ्रांस के साथ हुआ, 40 अरब डॉलर्स की रफाल डील। उसके बाद फिर ये एमका जो इन्होंने 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके ऊपर इन्होंने तकरीबन को 3 अरब डॉलर उसके प्रोटोटाइप के लिए रखे। अभी तकरीबन 5.5 अरब डॉलर इन्होंने ये अप्रूव किए हैं। तो ये 50 अरब डॉलर्स भारत ने गुज़िश्ता साल की शिकस्त के बाद अभी तक अपने दिफाई परचेजेस के हवाले से जो खर्च किया है, इसको सर आप कैसे देख रहे हैं? एक जनरल व्यू सर दीजिएगा, फिर मैं स्पेसिफिकली जो इंडियन नेवी जो इसमें बड़ी चीज़ें लेने जा रही हैं उनके हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। जी, देखिए, एक तो ये है कि इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें ये तकरीबन 52,000 करोड़ का जो उन्होंने एक प्रोक्योरमेंट बजट दिया है, उसमें ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 3 जुलाई को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ के उनकी एक कमेटी है जिसने ये सारा काम किया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है जी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसमें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के नाम से ये अप्रूवल्स किए जाते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसमें ये आपका सवाल बिल्कुल सही है कि वाई नाउ। पहली बात तो ये है क्योंकि देखें, इनका जो अपना एक सेल्फ रिलायंस का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आत्मनिर्भर कहते हैं, ये 2020 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो उसमें इन्होंने एक जो पॉजिटिव इंटीग्रेशन लिस्ट बनाई हुई है जिसमें तकरीबन अब तक उनके 509 के करीब आइटम्स हैं जो कि उन्होंने बैन लगा दिया है कि वो इंपोर्ट नहीं होंगे, वो मुल्क के अंदर ही बनेंगे। सही। तो उस हवाले से ये उनकी मीटिंग थी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की। तो उसमें जैसे आपने कहा ना वाई नाउ, तो वाई नाउ इसलिए कि 2 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो इन्हें मार्का हक में जो अजीमत उठानी पड़ी है और उस हवाले से जो इनके नुकसानात हुए हैं उनको सामने रखते हुए, और दूसरा ये है कि उसी का सीक्वल आप कह लेंगे जो ईरान, अमेरिका और इजराइल की वॉर हुई है और जो चल रही है, उसके अंदर जो रोल ऑफ डिफरेंट न्यू टाइप्स ऑफ वॉरफेयर है, उसमें प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस हैं, उसमें मिसाइल्स हैं, उसमें ड्रोन्स हैं और उसमें माइंस हैं। ये सब चीजें उसके अंदर, चूंकि उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उभर के आया है, तो ये उस हवाले से इन्होंने उसको इंटीग्रेट किया इन चीजों को। अच्छा सर, इंडियन नेवी की बात करें, वैसे तो ये इंडियन आर्मी के लिए आकाश तरंग सिस्टम्स लेने जा रहे हैं, फिर मैन पोर्टेबल एंटी टैक गाइडेड मिसाइल्स हैं, कामेकाजी ड्रोन्स हैं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, फिर इंडियन एयरफोर्स के लिए फिक्स्ड विंग हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स हैं। इंडियन नेवी के लिए सर ये जो 3 बड़ी चीज़ें इसमें है, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस, नेवल शिप ऑन अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, और ये प्रोपल्शन टेस्टिंग फैसिलिटी ये जो बनाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स फॉर नेवल वेसल्स के लिए। सर यहाँ से शुरू करते हैं। अभी तो दुनिया एयर प्रोपल्शन की तरफ चली गई है। हमारी जो ये हंगूर क्लास अटैक सबमरीन्स हैं वो भी एयर प्रोपल्शन पर हैं। ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के हवाले से जो इनकी टेस्टिंग फैसिलिटी है, ये सर ये तो अब पुरानी चीज़ें नहीं है, इनका तो साउंड बहुत ज़्यादा होता है, जो मुझे पता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये इजीली डिटेक्टेबल होती हैं चीज़ें।
देखिए, प्रोपल्शन में तो जिस तरह का भी प्रोपल्शन सिस्टम आएगा, उसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन एंड ऑफ द डे मोटर का इस्तेमाल तो बिल्कुल एलिमिनेट नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट मोटर्स अब अभी आना शुरू हो गई हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स की है। लेकिन ये है कि ये सिर्फ जो फैसिलिटी है, लैंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी इलेक्ट्रिकल मोटर्स के लिए, ये शिप्स में भी बहुत काम आती है और मैरीटाइम के अंदर तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अच्छा। और उसके अंदर इसकी एक्चुअल में तो जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो लिंक होती है SSBN के जो प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं उनके अंदर, क्योंकि उसमें बहुत सारी मोटर्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक। तो उनका जो साउंड बैलेंसिंग है वो रिड्यूस किया जाता है इसमें, और उसके अंदर इसकी रेजिलिएंट माउंटिंग्स और इस तरह बहुत सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ये इन्होंने एक अपना सेटअप डेवलप कर रहे हैं कि जिसमें कि ये मोटर्स जो कि मैरीटाइम एरियाज में इस्तेमाल होंगी, उनको ये लोकल तरीके से उसका सारा सिस्टम तैयार करेंगे। बिल्कुल ठीक। और सर, ये जो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस और नेवल शिप ऑन अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं, इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, और पाकिस्तान जो है इन डेवलपमेंट्स को कैसे देख रहा है? देखें, MIGM जो है, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस जो है, ये यकीनी तौर पे अभी जिस तरीके से ईरान ने इस्तेमाल किए हैं चोक पॉइंट्स के अंदर, ये स्मार्ट माइंस हैं जिसके अंदर इसका इन्फ्लुएंस ये लेती हैं, एकोस्टिक, मैग्नेटिक और जो प्रेशर है तीनों का। तो उस हवाले से इनकी बड़ी इफेक्टिव माइंस हैं, और ये दो तरह की माइंस की डिप्लॉयमेंट होती है, एक ऑफेंसिव होती है और एक डिफेंसिव होती है। डिफेंसिव ये है कि आप अपने इलाकों में इस्तेमाल करते हैं, और ऑफेंसिव ये है कि आप अपने जो ओपोनेंट है उसके इलाके में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये ऑफेंसिव माइनिंग की गई और जो कि पाकिस्तान के एरियाज में हमारे शैलो वाटर्स में किसी हवाले से ब्लॉक किया गया, तो ये पाकिस्तान के लिए यार आने वाले दिनों में हमारी जो ट्रेड है उसमें ये खलल डाल सकता है। सही। तो उसके लिए जाहिर बात है कि पाकिस्तान को फिर अपने प्लान्स, चीज़ें और उस हवाले से माइन स्वीपिंग, माइन हंटिंग कैपेबिलिटीज जो है ना उनको बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमारे खुद भी इस तरह की माइंस लें जो कि दुश्मन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकें। और सर, और जो तीसरी बात जो आपने की है कि नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो है, ये आजकल आने वाली टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन है, और ये टैक्टिकल इनको आप कह लें कि एरियल ड्रोन्स हैं जो सर्वेलेंस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि आप इनका इस्तेमाल करके अपनी जो रीच है देखने के हवाले से या सर्वेलेंस के हवाले से वो बढ़ा सकते हैं। तो ये शिप के ऊपर मुख्तलिफ हवालों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने दुश्मन की पोजीशन को देखना हो, या आपने टारगेटिंग डाटा लेना हो, या आपने इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी हो, तो 3-4 तरीकों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में बड़ा गेम चेंजर है। और ये आपने शायद पढ़ा हो कि टर्की जो है उसने पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जो कि फाइनल में है, जो सिर्फ शिप बॉर्न ड्रोन्स के लिए उन्होंने बनाया है। सही। तो उस हवाले से ये भी एक न्यू ट्रेंड है जो कि आ रहा है, जो कि छोटा प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर ये सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ठीक सर। प्रोग्राम के इस सेगमेंट का वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। मेरी कोशिश थी कि वो सिप्री की जो रिपोर्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस करूं, लेकिन वो एक लंबा सब्जेक्ट है, और मैं चाहूँगा कि अगली नशिस्त में आपके साथ बैठकर जो भारत की न्यूक्लियर वॉरहेड्स की डिप्लॉयमेंट की पॉलिसी में थोड़ा सा शिफ्ट है, अब जो 12 उन्होंने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय किए हैं, इसका मकसद क्या है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या होगा, अगले प्रोग्राम में सर के साथ इसको डिस्कस करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में के लिए वक्त निकाला। नाज़िर रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ईरान और अमेरिका के मामले पर ही मजीद गुफ्तगू करेंगे कि नहीं चाहिएगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में एक मरतबा फिर शदीद हद तक इजाफा हो चुका है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। सवाल ये कि जिस नहज पर अब चीज़ें पहुँच गई हैं, क्या मुस्तकबिल करीब में ये दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे दिखाई दे सकते हैं, या एक मरतबा फिर हमें एक तवील जंग दोनों ममालिक के दरमियान देखने को मिलेगी, एक मरतबा फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी बुरी तरह मुतासर होगी, ऑयल मार्केट्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ठीक ठाक डिस्टर्ब हुई हैं। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा,
अब जिस नहज पर चीजें पहुंच गई हैं, एक मरतबा फिर शदीद हमले दोनों तरफ से एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। कल 5 घंटे तक बमबारी की गई रिपोर्टेडली ईरान के मुख्तलिफ शहरों में। फिर ईरान ने इस खित्ते में जो मुख्तलिफ अमरीकी अहदाफ हैं उनको ठीक ठाक निशाना बनाया। अब अमरीकी सदर कह रहे हैं अगले हमले पहले से ज्यादा शदीद होंगे। ऐसे में सर आपको मुस्तकबिल करीब में ये दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज पर बैठते दिखाई दे रहे हैं? हैदर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दूं, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त अपरेंटली लग रहा है कि तमाम चीज़ें बॉयल डाउन हो गई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल किसके पास होगा। बिल्कुल ठीक। एक तरफ उसको कंट्रोल क्लेम कर रहे हैं और ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हम 20% सरचार्ज लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी ट्रेड गुजरती है, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपनी इजारादारी कायम रखने की कोशिश कर रहा है। तो तमाम चीज़ें बालाए ताक रख के अब इशू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का है, और उसके लिए मैं ये समझता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि ईरानियन एक्शंस के थ्रू दे आर राइडिंग द नर्व्स ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो भी छोटा मोटा कोई इंसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से फौरन ट्वीट आता है और उसके बाद फिर एक्शन स्टार्ट होता है, जो कि मैं समझता हूँ कि नी जर्क रिस्पॉन्स होता है और ओवर रिएक्शन होता है। सही। सिचुएशन में मेरी असेसमेंट में लॉन्ग ड्रॉन वॉर किसी की भी फेवर में नहीं है। पर्टिकुलरली अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस के जो राइवल्स हैं ग्लोबल लेवल पे, वो तो चाहेंगे कि यूएस जो है वो एक लंबी जंग में उलझ जाए, जैसे कि रशिया उलझा हुआ है यूक्रेन में। और यूएस के इंटरेस्ट में यही होगा कि वो इस जंग को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कंक्लूड करे। अब दोबारा से आपने देखा है कि एमओयू और सीज फायर का ब्रेक हुआ और दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन मुझे कभी इम्कान है कि चंद दिनों में अमेरिका दोबारा से नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आ जाए, क्योंकि मेरे नज़दीक अमेरिका नहीं चाहेगा कि एक लंबी जंग का उसे सामना करना पड़े। अभी तक जो अमेरिका है वो जंग में अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। सही। तो अभी भी आइंदा भी ये जो उनके ऑपरेशन हैं, एयर स्ट्राइक्स वगैरह, इससे वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे जो वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आपने ये जो कहा कि आपको लगता है कि दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर अमेरिका बैठेगा ईरान के साथ, अब की बार चीजें मुख्तलिफ होंगी या जो टर्म्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो एक कदम आगे बढ़ा जाएगा, या आप समझते हैं कि फिर दोबारा ये जो 14 नकात जिनके ऊपर पहले दोनों ममालिक ने अग्री किया, इससे भी कुछ चीजें जो है वो आगे पीछे हो सकती हैं? हैदर, अपरेंटली तो लग रहा है कि अब तमाम चीज़ें बालाए ताक रख के, पहले न्यूक्लियर एक बहुत बड़ा थॉर्नी इशू था, अब सबसे जो प्रायोरिटी 1 इशू बन गया वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नॉर्मलसी सिर्फ अमेरिका के इंटरेस्ट में, पूरी दुनिया की इंटरेस्ट में है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश रहेगी, ब्लॉकेज रहेगा, चाहे अमेरिकन एक्शन की वजह से या ईरानियन एक्शन की वजह से, तो पूरी दुनिया की ट्रेड जो है उससे इम्पैक्ट होगी। और आपको याद होगा कि एमओयू के जो सिग्नेचर हुए थे वो G7 की कॉन्फ्रेंस पे हुए थे जी, और बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर था जो यूएस के ऊपर आ रहा है कि आपने ये जो एक्शन लिया है इसकी वजह से पूरी दुनिया की जो ऑयल की सप्लाई चेन है वो इम्पैक्ट हो रही है। तो डेफिनेटली अगर दोबारा से ये बातचीत पे आते हैं तो सबसे जो फोकल पॉइंट होगा वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का होगा, और बाकी इसके अलावा जो बाकी इनके पॉइंट्स थे, थॉर्नी इशूज लाइक न्यूक्लियर के जो इशू था, वो भी डेफिनेटली ऑन द टेबल रहेंगे। तो सर अभी जो ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, इसकी भी इब्तिदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हुई। ईरान ने कुछ शिप्स को अटैक किया, उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले करना शुरू किए, फिर ईरान की जानिब से जवाब में जो है वो हमलों में शिद्दत आई, फिर अमेरिका की तरफ से वो सिलसिला शुरू हुआ। आपको लगता है कि एक जो बहस शुरू हुई है कि जिन 14 निकात पर पहले दोनों अतराफ में जो रजामंदी दिखाई गई उसमें कंफ्यूजन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की है, क्योंकि एक बहस अब ये हो रही है कि अमेरिका की अप्रोच ये थी कि इसमें जो 60 रोज में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामलात को कंट्रोल करने के हवाले से बात की गई है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का वो हिस्सा है, नॉर्दर्न हिस्सा है जो ईरान के पास है, जबकि ईरान ने इसको इस तरीके से लिया कि पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको ईरान कंट्रोल करेगा। या ये बहस जो है ये बिल्कुल फजूल है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मसला सिर्फ यह है कि अमेरिका चाहते हैं कि इस पर उसका कंट्रोल हो और ईरान इस वक्त जो है वो अमेरिका को ये कंट्रोल बिल्कुल देने को तैयार है और ना ही वो देगा उसको। जिस तरीके से चीज़ें इन्वॉल्व हुई है, अमेरिका ने जंग तो शुरू की थी कुछ और मकासद के लिए,
जिसमें ये था कि वो न्यूक्लियर के ऊपर कोई बेहतर डील लें। सेकंड ये था कि उनका जो है वो रिजीम चेंज की जाए। लेकिन ये कि अब एक ही मकसद रह गया, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे ऊपर कंट्रोल किसका होगा? जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए हैं अभी रिसेंटली कि मैं 20% सरचार्ज लूंगा जो भी ट्रेड यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजर रही होगी। मेरे नज़दीक अमेरिका इसको सिर्फ एक मनी मेकिंग ऑप्शन के तौर पे देख रहा है, और अमेरिका की कोशिश ये है कि अमेरिका इसको कंट्रोल करे और उससे पैसे बनाए। फिर आज ईरान की जो है वो इशू है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, क्योंकि एक तरफ ईरान है, एक तरफ ओमान है। ईरान शुरू से कहता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो अब इस वक्त अमेरिका को ये भी होप है कि यूरोपियन कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड हो सकता है इवन चाइना भी अमेरिका को ज्वाइन करे, ये इंश्योर करने में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में अनइम्पीडेड ट्रेड जो है वो चले। तो मेरे नज़दीक ये कोई ऐसी वेगनेस थी उस एमओयू में जिसकी वजह से दोनों पार्टियां उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं। लेकिन सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से अनइंटरप्टेड अगर ये गुजरते हैं, कार्गो जहाज हैं या ये जो जहाज ऑयल टैंकर्स हैं ये गुजरते हैं, उसमें आप क्या समझते हैं ईरान का उस सारे मामले पे ऑन बोर्ड होना कितना जरूरी है? या अगर अमेरिका चाहे, अमेरिका यकीनी तौर पर एक बड़ी मिलिट्री कुव्वत है, नेटो उसको सपोर्ट करता है, कोई और ममालिक, मजबूत ममालिक उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो ये खुलवा सकते हैं, या इन एनी केस ईरान का उस सारे मामले में ऑन बोर्ड होना जरूरी है आपके नजदीक? हैदर, पहले मैं एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा। दो तरह की ये जो सी के ऊपर राहदारियां हैं, एक है आपने मतलब स्वेज कैनाल हो गई जी, या फिर ये पनामा कैनाल हो गई, जिसके दोनों अतराफ एक ही मुल्क है। इनके कंपैरिजन में ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हो गई, स्ट्रेट ऑफ मलाका हो गई, बाबुल मंदब हो गया, यहाँ पे ये है कि दोनों तरफ एक मुल्क नहीं है बल्कि एक से ज्यादा कंट्रीज हैं। बिल्कुल ठीक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है। अब ये जो है आपका क्वेश्चन, आई एम सॉरी आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ दैट। सर, मेरा सवाल ये है कि अमेरिका अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए अपने साथ दीगर ताकतवर ममालिक को एंगेज करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर कंट्रोल कायम कर सकता है, या जिस तरह हमने माजी में देखा कि बाबुल मंदब के मामले पर जब 2024 में इन्होंने वहां पर हौसियों के साथ जब इनका मसला हुआ तो अमेरिका ने वहां पर भी सिक्योरिटी गारंटीज दी, लेकिन जितने भी शिप्स थे वो नीचे से अफ्रीका की तरफ से आते रहे और वो रास्ता उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो यहां पर अमेरिका जो सिक्योरिटी गारंटीज दे रहा है उसमें ईरान को शामिल किए बगैर ये मुमकिन है कि अमेरिका यहां पर कंट्रोल कर ले, जितनी मर्जी ताकत उसके साथ हो? देखिए, एक है शॉर्ट टर्म कंट्रोल और एक है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंट्रोल। शॉर्ट टर्म कंट्रोल के लिए तो मैं अमेरिका को ग्रांट करूंगा कि वो डिफेंसेस को सप्रेस करके वो अपनी एयर सर्वेलेंस से, वो अपने मिसाइल्स की मदद से शॉर्ट टर्म में तो कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कंट्रोल की बात की जाए तो वो अचीवेबल नहीं है जब तक जो ईरानियन टेरिटरी जो कोस्ट लाइन के ऊपर है उसके ऊपर कब्जा ना किया जाए। और उसके लिए अमेरिका बहुत अरसे से हेजिटेट कर रहा है, बिकॉज उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत फेयर हैं बूट्स ऑन ग्राउंड के। सो ओमान वाली जो साइड है उस साइड के ऊपर डेफिनेटली अमेरिका कोशिश करेगा, लेकिन बाकी अगर ओवरऑल उसने अपना लॉन्ग टर्म कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, चाहे जो मर्जी उसके साथ अमेरिका के साथ हो, जब तक वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालते और कोस्टल एरियाज पे कब्जा नहीं करते, फिजिकली वहां पे नहीं बैठते। तो सर, आपको क्या दिखाई देता है माजी में इस जंग के हवाले से अमेरिका ने जो मिसकैलकुलेशन की, कुछ चीजें इन्होंने डेस्परेशन में की, कुछ फ्रस्ट्रेशन में की, अभी आपको डेस्परेशन या फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका की जानिब से बूट्स ऑन ग्राउंड की ऑप्शन का इस्तेमाल आपको दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि अमेरिका बिल्कुल ये गलती नहीं करेगा? बिल्कुल ये नहीं करेगा। हैदर, जब ये गए थे ये लोग वियतनाम में गए थे तो इनिशियली वहां पे इंडक्शन हुई थी कुछ 3,000 साढ़े 3,000 ट्रुप्स की, और जब वहां से ये शिकस्त के बाद निकले हैं तो उस वक्त 5.5 लाख सोल्जर्स वहां पे मौजूद थे। ये मेरे नज़दीक अमेरिका ये कभी गलती नहीं करेगा। अमेरिका की ये कोशिश जरूर होगी कि कोई और पार्टी आके बूट्स ऑन ग्राउंड डाल दे उसके लिए और उसके मकासद के लिए, लेकिन खुद अमेरिका इस तरह की गलती नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। सर, आखिर में ये बताइएगा कि अभी तक हम देख रहे हैं ये जो मरहला जंग का जिसका आगाज अब हुआ है, इसमें इजराइल ने बराह रास्त
ईरान पर हमले नहीं किए, उसकी आपको क्या वजह दिखाई दे रही है? क्योंकि अप्रोच तो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा ईरान पर हमलों के लिए पुश इजराइल ने किया है, तो अगर हकीकतन इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को पुश किया है तो अब इजराइल बराह रास्त क्यों ईरान पर हमले नहीं कर रहा? देखिए, मेरा ख्याल है कि दोनों ममालिक की आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होती है। एक तो ये भी हमें पता है कि रिसेंटली इजराइल और यूएस में कुछ फिशर्स आए, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आई, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने नंबर ऑफ टाइम्स इजराइल के खिलाफ फाउल लैंग्वेज यूज की। एक तो वजह ये हो सकती है कि इजराइल इज नॉट वेरी हैप्पी विद अमेरिका, लेकिन ये है कि उसके चांसेस कम है। अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म, मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का यही ख्याल है कि एक इंटेंस और शॉर्ट टर्म ये ऑपरेशंस किए जाएं और फिर दोबारा से ईरान को मजबूर किया जाए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठे। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मेजर जनरल रिटायर्ड समरी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू की तफसीलें आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।